नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो भारतीय संसद का पार्ट 2 है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 79 से लेकर 100 तक के अनुच्छेदों को दोस्तों देख लिए थे, जिसमें हम लोग लोकसभा राज्यसभा से जितने भी संवैधानिक उपबंध दोस्तों दिए गए थे सभी चीज़ों को देखे, जिसमें हम लोग संसद के गठन के बारे में देखे, संसद की संरचना के बारे में, जिसमें लोकसभा की संरचना राज्यसभा की संरचना के बारे में देखे दोस्तों। साथ ही साथ जो संसद के अध्यक्ष थे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में जाने, और राज्यसभा के जो उपसभापति थे सभापति थे उनके बारे में जाने दोस्तों। उनके वेतन भत्ते के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 101 से लेकर दोस्तों 112 तक, इनके बीच में जो भी संवैधानिक उपबंध दोस्तों दिए गए हैं उसको दोस्तों देखेंगे। क्लास के अंतर्गत क्या क्या जानना है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। जैसे संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानेंगे, विधेयक के बारे में दोस्तों जानेंगे, जो बजट है दोस्तों उसके बारे में जानेंगे, और जो राष्ट्रपति के पास विधेयक को सहमति देने के लिए क्या प्रावधान है दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में दोस्तों इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो पूरे क्लास को दोस्तों नियमित रूप से देखिएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी दोस्तों न हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 100 के बारे में 100 तक बात कर लिए थे। अनुच्छेद 100 में बताया था कि कोरम के बारे में बात किया गया था। कोरम मतलब कि संसद की बैठक के लिए, मतलब या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन के बैठक के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो 1/10 मतलब 10%। अगर लोकसभा की जितनी सीटें हैं दोस्तों उसके 10%, या राज्यसभा की जितनी सीटें उसके 10%। अगर सदस्य उपस्थित होंगे तब संसद की दोस्तों बैठक होगी, नहीं है तो क्या करेगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको क्या करेगा दोस्तों, स्थगित कर सकता है। ये होता है दोस्तों कोरम। आज दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 101 के बारे में। अनुच्छेद 101 में क्या कहता है, अनुच्छेद 101 कहता है दोस्तों सीटों की रिक्ति के बारे में। सीटों की रिक्ति मतलब कि जो संसद के सदन है दोस्तों, वहाँ पर जो सीट है, मतलब जो सांसदों के पास जो भी सीटें हैं किस कंडीशन में खाली हो सकती है उसके बारे में जो प्रावधान दिया गया दोस्तों वो अनुच्छेद 101 में दिया गया है। ये क्या कहता है, इसमें कहा गया दोस्तों कोई भी व्यक्ति दो सदनों का सदस्य नहीं होगा। दो सदनों का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो राज्यसभा का भी सदस्य और लोकसभा का भी सदस्य, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उसकी क्या होगी, सदस्यता दोस्तों खत्म कर दी जाएगी, मतलब कि उसको इसका जो स्थान है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्त हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे कहता है कि विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो विधानमंडल का सदस्य है, लेकिन साथ साथ सोचता है कि हम क्या करेंगे, संसद का भी सदस्य बन जाए, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाए, तो ऐसा भी दोस्तों संभव नहीं है। अगर कोई सांसद दोस्तों है वो 60 दिनों तक बिना पीठासीन अधिकारी के अनुमति के क्या करता है, वो बैठक में दोस्तों अनुपस्थित रहता है। बैठक में दोस्तों अनुपस्थित रहेगा कितना दिन तक, 60 दिन तक। तो उसकी जो सीटें हैं दोस्तों उसको क्या कर दी जाएगी, उसको रिक्त घोषित कर दी जाएगी दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिए, कितना दिन तक, 60 दिन तक। मतलब कि 60 दिन तक क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, अब्सेंट नहीं रह सकते बैठक में। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 102 के बारे में। अनुच्छेद 102 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 102 कहता है दोस्तों कि जो सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब जो भी संसद के सदस्य हैं उनके लिए क्या अयोग्यता होगी, वो हम लोग योग्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर समझेंगे दोस्तों अयोग्यता, योग्यता क्या होती है। तो यहाँ पर यदि आप लाभ के पद धारण करते हैं, मतलब कि अगर कोई सांसद किसी प्रकार का लाभ का पद अगर वो धारण करता है दोस्तों, तो क्या है, वो संसद सदस्य के लिए अयोग्य है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यदि वह मानसिक विकृति चित्त है, मतलब क्या हो, वो मानसिक विकृति चित्त हो, मतलब कि मानसिक रूप से बीमार हो और न्यायालय ऐसा घोषित कर चुका हो, मतलब कि कोर्ट क्या कर चुका है, ऐसा घोषित कर चुका है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, मानसिक रूप से दोस्तों बीमार है, मतलब फलना फलना व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से बीमार है, तो क्या होगा, वो अयोग्य है। यदि वो दिवालिया हो, क्या हो, वो दिवालिया हो। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया भी होता है दोस्तों तो क्या है, वो अयोग्य घोषित होता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, मान लीजिए कि संसद सदस्य बनने से पहले दोस्तों वो क्या था, भारत का ही नागरिक था। संसद सदस्यता हासिल करने के फलस्वरूप मान लीजिए किसी अन्य देश की क्या करता है, नागरिकता दोस्तों हासिल कर लेता है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों क्या है, अयोग्य होगा दोस्तों। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, मतलब कि संसद क्या करते हैं दोस्तों, अपने सदस्यों हेतु कुछ नियम कानून बनाती है। अगर उस नियम कानून के अनुसार कोई सदस्य नहीं रहता है तो क्या होगा दोस्तों, अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 102 में, इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों हम लोग आते हैं अनुच्छेद 103 के बारे में। अनुच्छेद 103 क्या कहता है,
अनुच्छेद 103 में दोस्तों कहा गया कि सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय, मान लीजिए कि आपको क्या है, इसके अंतर्गत हम आपको कर दिए अयोग्य घोषित, 102 के अंतर्गत कर दिए अयोग्य घोषित। आपको लगा कि नहीं हम अयोग्य नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आप उठाइएगा प्रश्न, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब कीजिएगा कि हम अयोग्य नहीं है, तो उसका आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो वही अंतिम निर्णय दोस्तों करता है राष्ट्रपति करता है। अगर आप योग्य हैं लेकिन फिर भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो आपके पास दोस्तों संवैधानिक उपबंध दिया गया अनुच्छेद 103 में कि आप प्रश्न उठा सकते हैं, और उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, इसको भी समझिएगा। आगे हम दोस्तों आते हैं, अगला अनुच्छेद 104 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 104 में क्या कहा गया, शपथ के बिना बैठने या मतदान करने पर जुर्माना। मतलब कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य है, अगर मान लीजिए आप क्या हो गए, संसद के सदस्य बन गए, जब आप संसद के सदस्य बन गए तो संसद सदस्य बनने के फलस्वरूप क्या करना पड़ता है, आपको राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों शपथ लेना पड़ता है। अगर आप शपथ लिए बिना क्या कर रहे हैं, सदन में बैठक में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और किसी प्रस्ताव पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं, तो ऐसा जब होता है दोस्तों, ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, आप पर लगेगा दोस्तों जुर्माना। जुर्माना के तौर पर क्या लगेगा, तो 500 रुपया प्रतिदिन के तौर पर आपको दोस्तों जुर्माना देना पड़ेगा, अगर बिना शपथ के क्या करते हैं, आप संसदन में बैठते हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 105 के बारे में। अनुच्छेद 105 क्या कहता है, अनुच्छेद 105 कहता है दोस्तों कि सदनों की शक्ति एवं विशेषाधिकार, मतलब कि जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या विशेषाधिकार है, उसके बारे में दोस्तों जानते हैं। जो सदन के सदस्य हैं उनके बारे में दोस्तों 105 में कहा गया है। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो सांसद होते हैं उनको क्या होते हैं, बोलने की आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी होती है। ऐसे तो पता है कि सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर संसद की बात हो रही है। संसद में सांसद के जो होते हैं लोग, उनके बारे में बात करिए। यहाँ पर कहा गया कि कही गई बातों के लिए किसी भी अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि आप देखते हैं कि जब संसद की बैठक चलती है तो वहाँ जो उपस्थित संसद सदस्य होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, उनके मन में जो भी विचार आते हैं, क्या करते हैं, अपने विचार को स्वतंत्र रूप से दोस्तों क्या करते हैं, सदन में दोस्तों रखते हैं। वो विचार या गलत हो या किसी को क्या कर रहा है, अच्छा मतलब कि हानि पहुँचा रहा है, मतलब कि किसी को थोड़ा उसके वक्तव्य से दुख भी हो रहा है, तो भी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में योगबंद किया गया है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की अदालती कार्रवाई दोस्तों नहीं होगी। किनके खिलाफ, जो संसद या जो भी सांसद क्या कर रहे हैं, अपने वक्तव्य को संसद में दोस्तों रख रहे हैं। इनको भी ध्यान रखने की बात रखिएगा 105। इसलिए देखते होंगे आप कभी कभी बैठक संसद का, तो उसमें उस बैठक में जो भी सांसद होते हैं अपने मन से जो भी मन किया कुछ ही बोल देते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल में देखे थे नीतीश कुमार जी के बारे में। अनुच्छेद 106 के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 कहता है दोस्तों कि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में। मतलब कि इससे पहले जो हम लोग अनुच्छेद पढ़े थे तो उसमें बता दिए थे कि जो संसद के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन के बारे में हमें बात किए थे। यहाँ पर संसद, जो भी संसद के सदस्य हैं दोस्तों, उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा क्या है, सदस्य हैं, उनको वेतन और भत्ता कौन देता है, तो ये उनके वेतन और भत्ते का दोस्तों निर्धारण कौन करता है, तो इनका भी निर्धारण दोस्तों संसद ही करता है। कौन करता है, संसद ही दोस्तों करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वेतन देने की बात करें तो जो हमारी संचित निधि है दोस्तों, उन्हीं से क्या मिलता है, इनको वेतन मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 107 में कहा गया दोस्तों कि विधेयक को पेश करने और पारित करने हेतु प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में जो विधेयक आते हैं, विधेयक मतलब कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव कोई भी सदस्य क्या किया, संसद में दोस्तों पेश करता है, रखता है, वो क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है दोस्तों। अगर वही विधेयक दोस्तों क्या होता है, संसद से पास, मतलब कि कोई बिल दोस्तों संसद से क्या हो गया, आपका पास हो गया, संसद से दोस्तों पास हो गया, तो उसके बाद किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए मतलब कि जाता है सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं, तब वही विधेयक दोस्तों क्या बन जाता है, एक कानून, मतलब कि एक अधिनियम का दोस्तों रूप ले लेता है। तो यहीं पर बात किया जा रहा है कि अनुच्छेद जो 107 है वो विधेयक को पेश करने और पारित करने हेतु प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में क्या है। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप जानिए कि जो विधेयक होता है दोस्तों, वो विधेयक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके साधारण विधेयक, एक होते हैं दोस्तों धन विधेयक,
एक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक, मतलब कि संविधान में कुछ परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए दोस्तों जो विधेयक लाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक के बारे में दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। और साधारण विधेयक के बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो साधारण विधेयक दोस्तों होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सार्वजनिक विधेयक, मतलब कि जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, जो भी मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा वो क्या कहलाता है दोस्तों, सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। इसके लिए दोस्तों 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है, 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। दूसरा बात करें निजी विधेयक, निजी विधेयक मतलब दोस्तों ये निजी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है। निजी व्यक्ति मतलब कि जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको 1 महीने का नोटिस मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई विधेयक क्या होता है पेश किया जाता है तो उसका पतन कैसे होगा, मतलब वो खत्म कैसे हो जाता है। तो खत्म होने के लिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 17वां में नहीं होगा, मतलब कि संसद का बैठक जब खत्म होता है दोस्तों, तो खत्म होने की स्थिति में ये विधेयक का पतन नहीं, विधेयक खत्म नहीं होता। खत्म कब होगा, तो जब विघटन होगा, जब क्या होगा, विघटन होगा। अब विघटन किसका होता है, तो विघटन दोस्तों लोकसभा का होता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कैसे आपका विधेयक खत्म होता है, तो विधेयक का पतन कैसे होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई विधेयक क्या हुआ, आया कहाँ पर, लोकसभा में, लोकसभा में आया, लोकसभा कुछ समय बाद क्या दोस्तों होता है, वो विघटित हो जाता है, मतलब कि वो भंग हो जाता है। वो विधेयक तो कहाँ रखा गया, अभी तक कहाँ लंबित है दोस्तों, आपका लोकसभा में ही है। मान लीजिए कि वो जो जिस सरकार के समय वो विधेयक आया था, तो वो सरकार कहीं बहुमत खो दी, बहुमत खो देने के कारण उनकी सरकार हाथ से निकल गई। अब जो नई सरकार दोस्तों आई, तो नई सरकार जो नए तरीके से अपना काम करेगी। जो पुरानी सरकार जो थी दोस्तों, वो लोकसभा में जब विधेयक आया था तो सरकार के खत्म होने के साथ ही दोस्तों, मतलब कि लोकसभा के भंग होते ही दोस्तों, विघटित होते ही जो विधेयक जो आया था लोकसभा में, वो क्या होगा दोस्तों, वो खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, लोकसभा में दोस्तों वो पारित हो जाता है और राज्यसभा में लंबित है, तब वो दोस्तों विधेयक आपका पतन नहीं होता है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 108 के बारे में। अनुच्छेद 108 के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे दोस्तों बनते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन बनेंगे याद रखिएगा। सबसे पहले पूछ देगा आपसे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 101 में। अगर बात करें कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया। अब दोस्तों संयुक्त बैठक होता क्या है, तो संयुक्त बैठक के बारे में जान लीजिए कि जब एक ही स्थान पर राज्यसभा लोकसभा क्या होते हैं, अपना किसी विधेयक को लेकर के क्या करते हैं, उसमें विचार विमर्श होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग संयुक्त बैठक कहते हैं। अब संयुक्त बैठक दोस्तों कब बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक दोस्तों याद रखिएगा, जितने विधेयक पढ़ाएं अभी हम 3 विधेयक के बारे में बताएं, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। तो जो संयुक्त बैठक दोस्तों होता है, तो वो केवल और केवल साधारण विधेयक पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर दोस्तों ये संयुक्त बैठक नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कारण क्या होता है, कि संयुक्त बैठक कारण क्या है संयुक्त बैठक का। तो दोस्तों सदनों के बीच किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद होने पर, मान लीजिए कि दोस्तों क्या मतभेद है, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा में दोस्तों पारित हो गया, पारित होने के फलस्वरूप दोस्तों कहाँ जाता है, वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा के पास आ गया। अब राज्यसभा क्या कर रहा है, उसको 6 महीना तक क्या किया, अपने पास रख लिया, न उस पर कुछ अपनी सहमति दे रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अब दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब ये तो लोकसभा तो बोलेगा ना उसको, राज्यसभा को क्या है क्या नहीं है, कुछ तो बताइए। तो इस कंडीशन में क्या करता है, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे भारत के, वो क्या करते हैं, बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तब अगर प्रश्न कहेगा आपसे कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो बुलाते हैं, किंतु याद रखिए कि भाग नहीं लेते हैं, ये संयुक्त बैठक में दोस्तों भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात है दोस्तों कि अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक तो हो गया। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि जब संयुक्त बैठक होता है दोस्तों, तो इसमें जो कार्रवाई होती है, तो इसमें कार्रवाई दोस्तों लोकसभा में जैसे कार्रवाई होती है, मतलब लोकसभा के अनुसार होती है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जिस तरह से कार्रवाई होती है उसी तरह से कार्रवाई क्या होता है संयुक्त बैठक में दोस्तों होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं। तो अध्यक्षता की बात करें तो इसमें जो लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर होंगे वही करेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश दोस्तों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब वो अब्सेंट होते हैं, तब कौन करेंगे, तब जो लोकसभा के दोस्तों उपाध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। मान लीजिए कि ये भी क्या है, अनुपस्थित हैं,
तब दोस्तों लास्ट जो कंडीशन बचता है आपका, वो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं। कौन होते हैं? उपसभापति। सभापति के बारे में बात नहीं कर रहे, कौन होते हैं? उपसभापति। वे क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी दोस्तों राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि संयुक्त बैठक अब तक हमारे भारत में कितनी बार हुआ है, तो याद रखिएगा 3 बार हुआ है दोस्तों। ऐसे 3 ऐसे परिस्थितियां आई थी जब संयुक्त बैठक बुलाने पड़े थे दोस्तों। तो पहला है दहेज प्रथा विधेयक, जो दहेज निरोधक विधेयक आया था 1961 में, उसके लिए बनाया गया था दोस्तों। दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, जो 1978 में आया था, उसके लिए बुलाया गया था। और आतंकवाद निरोधक विधेयक जो 2002 में दोस्तों आया था, इसके लिए आपका संयुक्त बैठक दोस्तों बुलाया गया था। ये तीनों आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 109 के बारे में। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 109 कहता है दोस्तों धन विधेयक हेतु विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक के लिए क्या विशेष प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिया गया उसके बारे में। तो सर्वप्रथम जान लीजिए दोस्तों कि राज्यसभा में पेश नहीं होगा, मतलब जो धन विधेयक संबंधित जो भी प्रस्ताव आते हैं दोस्तों, वो कभी भी राज्यसभा में क्या होते हैं? पेश नहीं होते हैं। जब भी धन विधेयक संबंधित प्रस्ताव आएगा, सबसे पहले किसके पास जाता है? वो राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद मतलब उसके फलस्वरूप कहाँ आता है? लोकसभा में। अगर दोस्तों लोकसभा में क्या होता है? वो धन विधेयक पारित हो जाता है, तब जाता है कहाँ? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा क्या होता है? बस औपचारिकता के लिए जो तो जाता है राज्यसभा में, उसका कोई काम नहीं है। नहीं वो सिफारिश दे सकता है, ना ही उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, ना ही अपना मतलब किसी तरह कोई भी कार्य दोस्तों धन विधेयक को लेकर वो नहीं कर सकता है। और वो अपने पास कितना दिन तक रख सकता है? तो मात्र 14 दिन तक। अगर 14 दिन से दोस्तों अधिक हो गया तो ये विधेयक स्वतः ही क्या होता है दोस्तों? पारित हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी हो गया, संसद से दोस्तों क्या हुआ? धन विधेयक पारित हो गया, किसके पास जाएगा? कानून बनने के लिए जाएगा आपके पास राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए। अब राष्ट्रपति के पास तो पहले ही चला गया है, तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए कभी लौटाते नहीं है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक संबंधित जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वो कभी भी उसको पुनर्विचार के लिए दोस्तों लौटाते नहीं है, मतलब लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति के पास ही दोस्तों जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 110 के बारे में। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? तो धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में किसके बारे में कहा गया? धन विधेयक की परिभाषा। मतलब धन विधेयक आप किसको कहिएगा? धन विधेयक हम कर रहे हैं, लेकिन धन विधेयक होता क्या है? आप किस विधेयक को धन विधेयक कहेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी कर मतलब टैक्स का अधिरोपण, मतलब कर किसी पर लगाया जा रहा है, उसका उन्मूलन किया जा रहा है, या छूट दिया जा रहा है कर में, या परिवर्तन या विनियमन किया जा रहा है दोस्तों। कर में, किसमें? टैक्स में। टैक्स लगाया जा रहा है, उसका उन्मूलन किया जा रहा है, टैक्स में छूट दिया जा रहा है, टैक्स में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। इससे संबंधित जो भी विधेयक होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे आपके? वो होंगे आपके धन विधेयक कहलाएंगे। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी से जुड़े नियम, मतलब भारत सरकार क्या करती है? धन उधार लेती है, किसी से कर्ज लेती है, तो ये भी क्या दोस्तों होगा? धन विधेयक की श्रेणी में ही आएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि जो हमारे भारत की संचित निधि है या आकस्मिक निधि है। हमारे भारत में क्या है दोस्तों? 2 प्रकार की निधि है, हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। संचित निधि का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में, और ये आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया 267 में, अनुच्छेद 267 में। तो दोस्तों इसमें है, तो इससे संबंधित जो भी मामले जुड़े होंगे दोस्तों, ये भी क्या होंगे? आपके धन विधेयक के अंतर्गत ही दोस्तों आएंगे। टैक्स याद रखिएगा, किसी प्रकार का भारत सरकार टैक्स अधिरोपण करती है, उसमें छूट दे रही है, वो भी क्या धन विधेयक क्या है? सरकार क्या कर रही है? कर्ज ले रही है, कुछ गारंटी दे रही है, तो वो भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। और संचित निधि आकस्मिक निधि जो होता है दोस्तों, वो भी क्या होता है? धन विधेयक की श्रेणी में ही आता है। आगे बात करते हैं कि आप किस विधेयक को धन विधेयक नहीं कहेंगे। धन विधेयक किसको आप नहीं कहेंगे? तो इसके लिए दोस्तों जुर्माना का प्रावधान, मतलब देखते हैं कि आप क्या होता है, लाइसेंस के लिए जुर्माना लगता है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए जो जुर्माना लगता है दोस्तों, उसके में जो भी प्रस्ताव आते हैं वो क्या होते हैं? धन विधेयक से संबंधित दोस्तों नहीं होते हैं। आर्थिक दंड की बात किया जाए, वही जुर्माना के बारे में बात करें, आर्थिक दंड किसी भी चीज़ को लेकर के, लाइसेंस को लेकर के दोस्तों हो गया, या स्थानीय स्तर पर जो भी कर टैक्स वगैरह लगाता है, वो भी क्या होता है दोस्तों? आपका इसमें नहीं आता है, धन विधेयक में दोस्तों नहीं आता है। या दिए गए सेवाओं के लिए शुल्क, मान लीजिए कोई व्यक्ति को क्या हो रहा है? सेवा दिया जा रहा है, मान लीजिए हमें को क्या मिला? सेवा मिल रहा है, तो उसके लिए जो हम शुल्क दे रहे हैं वो भी क्या आएगा दोस्तों? आपको धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो धन विधेयक है, हम धन विधेयक कह रहे हैं, धन विधेयक जो भी है वो विधेयक, तो धन विधेयक का अंतिम निर्णय लेता कौन है कि ये विधेयक धन विधेयक है? तो जब बात करेगा कि धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम जो निर्णय लेने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, और लोकसभा के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं,
जो स्पीकर होते हैं वही क्या करते हैं, तय करते हैं कि ये विधेयक धर्म विधेयक है कि नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 111 के बारे में। अनुच्छेद 111 जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताया था। यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी हम देंगे अनुच्छेद 111 के बारे में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति हेतु प्रावधान। तो यहाँ पर तो समझना है कि कोई भी विधेयक मतलब कोई बिल कहाँ पहले जाता है, तो पहले जाता है तो संसद में। संसद मतलब या तो आपके पास जाएगा राज्यसभा में या जाएगा दोस्तों लोकसभा में। राज्यसभा लोकसभा से तो कोई बिल क्या होता है, पारित होकर कहाँ जाएगा, आपके पास जाएगा प्रेसिडेंट के पास, मतलब कि हमारे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों 3 प्रकार के अधिकार है, मतलब इस पर सहमति देने के लिए। कौन कौन से अधिकार हैं तो यहाँ पर समझना है। तो एक है दोस्तों, क्या है आपको, एक है अत्यंतिक वीटो, मतलब उस पर क्या कर सकता है, अत्यंतिक वीटो। 3 प्रकार के अधिकार है, मतलब या तो उसको दे देगा दोस्तों, सहमति दे देगा कि जाइए हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए सहमत है, तो उस पर सिग्नेचर कर देगा, तो फिर क्या बन जाएगा, वो आपका कानून बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति क्या है, वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि क्या करे, इसको हम इस पर सिग्नेचर अपना करे, तो क्या करेगा, वो अत्यंतिक वीटो लगा देगा। अत्यंतिक वीटो मतलब कि वो अपना सहमति बता दिया कि क्या करेंगे, इस पर हम साइन नहीं करेंगे। वो हो गया, मतलब क्या हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वीटो। एक होता है दोस्तों आपका निलंबन वीटो, दूसरा क्या होता है, निलंबन वीटो। इसको भी याद रखिए। निलंबन वीटो मतलब कि प्रस्ताव गया राष्ट्रपति, संसद से पारित होने के बाद किसके पास, विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति क्या कर दिए, पुनः भेज दिए संसद के पास पुनर्विचार के लिए, कि क्या कि जिसे पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार करके मेरे पास लाइए। तो इसमें जो दोस्तों विलम्ब होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है निलंबन वीटो। आगे आता है दोस्तों एक जेई वीटो, जिसको हम लोग पॉकेट वीटो के नाम पे जानते हैं। मान लीजिए कि विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, ना ही असहमति की ना ही सहमति की। वो बस अपने पास अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास रख लेता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेई वीटो या पॉकेट वीटो दोस्तों कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 111 में कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार का वीटो बता दिए, पूर्ण वीटो हो गया, निलंबन वीटो हो गया और पॉकेट वीटो हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 112 के बारे में। आज का जो अंतिम अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 112, जिसमें कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो बजट शब्द है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया बजट का। हम लोग बजट बजट बोलते हैं कि बजट पेश होने वाला है, बजट पेश होने वाला है, लेकिन बजट जो होता है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में ये शब्द ही नहीं है। क्या शब्द है बजट की जगह पर, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये क्या होता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि भारत सरकार की वार्षिक जो प्राप्तियां हैं, मतलब कि जो प्राप्तियां हैं और व्यय है, मतलब कि जो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, उसका जो विवरण संसद में रखवाते हैं। या तो खुद रखेंगे, रखवाएंगे, नहीं तो मतलब या तो खुद रख सकते हैं, नहीं तो अपने जो भी प्रतिनिधि होंगे किसी को क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे रखने के लिए। जैसे आप कौन रखता है, तो वित्त मंत्री रखते हैं ना, अच्छा तो राष्ट्रपति रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना अधिकार वित्त मंत्री को दिए, तो वही वित्त मंत्री क्या करते हैं, ये बजट को दोस्तों संसद में दोस्तों रखते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों कहलाता है। वही जो है, अगर वित्तीय वर्ष की बात करें कि हमारे भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है, तो ये आपका 1 अप्रैल पर दोस्तों क्या, 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको भी याद रखिएगा। तो यही दोस्तों 101 से लेकर के 112 तक हम लोग पढ़ लिए। एक क्लास दोस्तों और लाएंगे संसद में संबंधित, जिसमें सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ऐसा तो अलग अलग क्लास में और भी हम लोग को जानना है, लेकिन इसमें बाकी जो बचा है आपका अनुच्छेद आपका 113 से लेकर के आपका अभी 123 तक बचा हुआ है, जो संसद से संबंधित है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में अपने भाई बंधु को दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF दोस्तों चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल पर छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर हो गए हैं, जो लेटेस्ट जॉब होते हैं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन हो गया, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डालते रहते हैं। तो उससे भी छोटी छोटी जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।